किसान कल्याण वर्ष के कई सारे कार्यक्रम किसानों की कृषि में समृद्धि आए। हमारी सरकार द्वारा पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष मना रहे हैं। ऐसे में समृद्ध किसान सशक्त प्रदेश के नवाचार पर आधारित ये कृषि मंथन जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में आयोजित किया गया। दोस्तों नमस्कार, हमारे साथ हैं जितेंद्र देशी भैया। क्योंकि बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित किया है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि किसानों के मुद्दे पर बात करें। और जितेंद्र भाई जो है वो भारत कृषक समाज से जुड़े हुए हैं। वो लगातार किसानों के मुद्दे पर न सिर्फ आंदोलन भी करते रहे हैं, किसानों की आवाज़ भी उठाते रहे। हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। जितेंद्र जी, जिस तरीके से किसानों की स्थिति है वर्तमान में मध्य प्रदेश में, आपको क्या लगता है कि किसानों को किसान कल्याण वर्ष नाम दे देने से राहत मिल जाएगी? जी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, जो मध्य प्रदेश शासन ने किसान कल्याण वर्ष 2026 मनाने का जो संकल्प लिया है, ये तो स्वागत योग्य है। लेकिन सवाल वही उठता है कि सिर्फ अच्छे नाम दे देने से क्या किसानों का उत्थान हो जाएगा। तो मैं मतलब यही कहना चाहूँगा कि भारत कृषक समाज देश का सबसे पुराना संगठन है और लंबे समय से ये बात उठाता आ रहा है कि जो स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्टें हैं, जब तक वो लागू नहीं होती हैं, जो C2C फॉर्मूला है जो लागत की गणना का, अगर ये जब तक लागू नहीं होता तो किसान की समृद्धि की कल्पना करना मतलब ये पूरी बातें ही हैं। फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर सरकार ने किसान कल्याण वर्ष मनाने का तय किया है तो कुछ ना कुछ किसानों को फ़ायदा होगा। पूरे वर्ग को तो ना होगा, लेकिन कुछ किसानों में से ही कुछ लोगों को फायदा होगा। छोटा किसान जो मध्यम वर्गीय किसान है या निम्न है, 2 एकड़ 2.5 एकड़ की जमीनों वाले, 5 एकड़ की किसानी कर रहे हैं लोग, उनके लिए क्या उत्थान होगा? देखिए, साधारण भाषा में मैं यही कहूँगा कि जो 2 एकड़ 2.5 एकड़ वाला किसान है उसे हम किसान नहीं मानते, हम उसे खेतीहर मजदूर ही मान के चलते हैं। और कितनी भी जो योजनाएं आई हैं, सभी योजनाएं लागू तो हुई हैं, लेकिन उससे उन किसानों का उत्थान नहीं हुआ है। अगर आप रेशियो निकाल के देखें तो जो छोटे मझोले किसानों की संख्या दिन पर दिन कम हुई है और बहुत सारे किसानों ने अपनी ज़मीनें बेच दी हैं और वो कुछ नौकरी या दूसरे धंधे में आ गए हैं, क्योंकि किसानी पड़ती नहीं है, या वो किसी को बटाई में दे देते हैं, सिकनी में दे देते हैं, क्योंकि आजकल किसानों की लागत भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और मतलब मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन तक ये बात भी पहुंचाना चाहूँगा कि जैसे जब किसानों के उत्पाद के मूल्य की बात होती है तो ये हवाला दिया जाता है कि यार ये आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में आता है अनाज, तो जिससे आम नागरिक अफेक्टेड होते हैं। तो आज की दृष्टि में अगर हम देखें, रोटी कपड़ा, मतलब पुराना हमारा स्लोगन होता था रोटी कपड़ा और मकान, तो मकान भी व्यक्ति की बेसिक ज़रूरत है। तो मकान का जो मटेरियल है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो किसान उत्पाद कर रहा है उसका जो रेट है उस अनुपात में नहीं बढ़ रहा। वहीं अगर वही किसान का आटा जो 20 रुपए किलो बिकेगा, तो वो अगर वही आटा किसी मिल से आ रहा, किसी कंपनी के नाम से आ रहा, तो वो 200 रुपए बिकेगा। ये जो बात आपने कही, ये निश्चित है किसान का दर्द भी है, पीड़ा भी है कि उसके गेहूं की कीमत उसको प्रॉपर मिल नहीं पाती। जो समर्थन मूल्य तय किया गया है, कई बार उसमें भी ग्रेडिंग वगैरह की स्थितियां बना के उनको किसानों को, एक तो ये हुआ। दूसरा मुद्दा ये आता है कि भारत किसानों का देश है, कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज जिस तरीके से किसान की स्थिति है, क्या आपको लगता है कि किसान का कोई प्रतिनिधि या किसानों का कोई ऐसा व्यक्ति या एक संगठन ऐसा है जो सरकार में कृषि नीति में शामिल होता हो? देखिए, जो सरकार, कोई भी सरकार रही हो, तो देखिए रिप्रेजेंटेशन तो लेती है सरकार, लेकिन वो फॉर्म, मैं यही कहूँगा कि औपचारिकता के लिए जो उनसे समर्थित संगठन होते हैं, कोई भी सरकार, कोई एक सरकार की बात नहीं है,
तो डेफिनेटली वो रखते हैं उसमें औपचारिकता के लिए। मैं फिर कहूँगा कि वो औपचारिकता के लिए है। और दूसरी बात, अगर हम ये जो किसान कल्याण वर्ष की बात करें, जिसमें इस पे हम लोगों ने जो जब बजट आया था उस पर भी हमने चर्चा की थी। तो जो किसान, जो छोटे किसानों की अभी जो आपने बात की ना, तो छोटे किसानों को क्या, बड़े किसानों के लिए भी भंडारण की जो व्यवस्था है वो उचित व्यवस्था नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारे किसान भाई, चाहे वो छोटा हो मझोला हो, सरकार ऐसी नीति बनाए कि उनके पास खुद का माल रखने की व्यवस्था हो। अभी उनको अभी जैसे गेहूं की कटाई हुई है, आप गांव में निकल जाइए, आपको कोई भी ऐसा गांव बाकी नहीं मिलेगा जिसमें जो अनाज है, गेहूं जो उत्पाद है, जो कटाई के बाद पड़ा हुआ है, और मौसम भी, बारिश, अभी एक बारिश हमारा किसान झेल चुका है, वो दिन रात उसमें लगा है कि वो पन्नी ढांकता है, फिर उसको निकालता है और दिन रात उसमें लगा रहता है। रात को भी जागना पड़ता है कि मौसम कब। तो भंडारण की बड़ी समस्या है किसानों के पास। तो सरकार को मैं चाहूँगा कि अगर इस किसान कल्याण वर्ष के में अगर किसानों के लिए भंडारण के लिए जो छोटे छोटे वेयर हाउसिंग, बड़े वेयर हाउस हर कोई 1 करोड़ का वेयर हाउस नहीं बना सकता है, 2 लाख 5 लाख 10 लाख की कीमत में उसमें कुछ सब्सिडी दे के, तो इस तरह से उनका भंडारण अगर व्यवस्था रहेगी तो वो अपना जो अनाज, कई बार उनको औने पौने दामों में बेचना पड़ता, क्योंकि रखेगा कहाँ, रखने की भी एक समस्या होती है। तो भंडारण की उचित व्यवस्था, इस पे सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान अच्छा, देना। मंडी में जिस तरीके से बिचौलिए हैं, बिचौलिए भी किसानों का शोषण करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। और देखिए, बिचौलिए तो करते ही करते हैं, जो मंडी में जैसे पल्लेदार से लेके व्यापारी तक इसी कोशिश में रहता है कि हम किसान का माल कितने कम से कम में, कई तरह से उनको। और अब किसान की मजबूरी है कि अगर मान लो वो 100 क्विंटल या 50 क्विंटल मंडी ले गया, अगर वो नहीं बेचता, उसको वापस ले जाता है, तो वैसे ही उसको लाने ले जाने का ट्रांसपोर्टेशन तो लगना ही लगना। तो इसकी मजबूरी का फ़ायदा बिचौलिए उठाते हैं, उनका शोषण होता है। बिल्कुल। अच्छा, एक और आखिरी चलते चलते मुद्दे जी की जी। बात, किसान की मूलभूत जरूरत होती है बिजली, पानी, खाद। जिस तरीके से देखें तो क्या लग रहा है कि सरकार की नीतियों में किसान के लिए इनको प्राथमिकता के साथ उस तरीके से दिया जा रहा है कि किसान समय पर अपना उपयोग कर सके? देखिए, सरकार की, मैं मतलब बिल्कुल कहूँगा कि सरकार की कोशिश तो है कि हम किसानों को अधिक से अधिक बिजली दें, लेकिन जो हम देखते हैं, जैसे अगर हम मानें कि 10 घंटे बिजली की ही बात कर रहे हैं, तो 10 घंटे तो बिजली कहीं मिलती नहीं है। कहीं 8 घंटे, कहीं 7 घंटे, कहीं 6 घंटे बिजली मिलती है। सरकार कोशिश कर रही है, ठीक है। और क्या था, खाद का बात। खाद। और खाद, देखिए, अब चूंकि मैं थोड़ा सा प्राकृतिक खेती को भी प्रमोट करता हूँ, तो मैं तो किसानों से अपील भी करता हूँ कि आप जो यूरिया, डीएपी जैसी इन खादों का कम यूज़ करें, उसके ऑल्टरनेटिव पे जाएं। सरकार की भी यहाँ मजबूरी है, सरकार कितना भी कहे, कोई भी सरकार है, यूरिया डीएपी की सप्लाई जितनी आवश्यकता है किसानों को उतनी नहीं कर सकती। इससे हमारा मतलब, क्योंकि हमारी विदेशों पर निर्भरता है, तो हमारा देश का पैसा भी बाहर भी जाता है, प्लस हमारी मिट्टी भी खराब हो रही। फिर भी सरकार ने जैसे अभी ई टोकन की प्रणाली निकाली, उससे क्या होगा कि जो दुकानदार होते थे, जो प्राइवेट वेंडर खासकर, उनके पास वो सिर्फ उनको ही देते थे जो उनसे ज़्यादा में खरीदते थे। जो रेट टू रेट खरीदते थे वो उनको मना कर देते थे कि हमारे पास स्टॉक में नहीं। लेकिन अब लाइव स्टॉक रहता है ई टोकन प्रणाली के माध्यम से, तो वो एक अच्छी व्यवस्था है। इससे किसानों को लाइन में भी लगने से बचते हैं। लेकिन अब समस्याएं तो हर जगह होती हैं, उसमें भी कई बार हमारा किसान इतना ट्रेंड नहीं है कि वो ऑनलाइन अपना टोकन कटवा ले। उसको ऑनलाइन वाले के पास जाना पड़ता है, वहाँ भी वहाँ लाइन में लगना पड़ता है, पैसे भी देने पड़ते हैं, सेल्फ से वो कर नहीं पाता है। खैर, ये तो हमारा पार्ट है कि हम अपने किसानों को उसमें अवेयर करें, जागरूक करें, उनको सिखाएं। समर्थन मूल्य पे जिस तरीके से खरीदी होती है उसमें भी कहीं ना कहीं बिचौलिए आ जाते हैं, और जो परेशानी किसान को होती है उसको लेके भारत कृषक समाज ने सरकार से कभी बात की? बिल्कुल, देखिए,
भारत कृषक समाज ने हमेशा किसानों की आवाज़ उठाई है और जो भारत कृषक समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय के अग्रवाल जी, उन्होंने कई बारी इस मुद्दे को लेकर सीएम साहब को भी पत्र लिखा हुआ है और उनको उसका जवाब भी मिला है। कई जगह कार्रवाइयाँ भी हुई हैं, बहुत सारी जो खरीदी केंद्रों में कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। बिल्कुल खरीदी केंद्रों में बिचौलिए कितना भी प्रशासन टाइट मतलब वो बना ले, नियमावली बना ले, लेकिन घूम फिर के वो नियमावली जो होती है वो किसान के ऊपर ही मतलब किसान को ही उससे झेलना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे केसेस सामने हमारे हैं कि जिसमें जिसने अपना उत्पाद नहीं भी दिया उसका भुगतान हो गया, इसमें खासकर व्यापारी होते हैं, और जिसका माल दिया हुआ है उसको भुगतान नहीं हुआ है, उसका माल भी गया और उसका पैसा भी गया। अभी बीच में धान खरीदी घोटाला भी सामने बिल्कुल आया था। जी। बहरहाल दोस्तों, किसान कल्याण वर्ष घोषित हो चुका है और निश्चित है उम्मीदें बहुत होती हैं। किसान जब ऊपर आसमान से उम्मीदें करता है तो नीचे सरकार से करने में भी उसे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन बात यही है कि आज़ादी के बाद इतने वर्षों में किसान उस तरीके से खड़ा नहीं हो पा रहा है जैसा कि होना चाहिए। भारत कृषि प्रधान देश है और उसकी आवाज़ संसद तक बहुत ईमानदारी से पहुंचना चाहिए। हमारे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस समय देश के कृषि मंत्री हैं। उम्मीद यही की जाती है कि किसानों के कल्याण के लिए वो भी ईमानदारी से कोशिश करें। जितेंद्र भाई, आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जाते जाते मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, अगर हम देखें तो किसान हमारा फिजिकली बहुत देखेंगे तो उन्नति दिखेगी, विकास दिखेगा, लेकिन वो विकास कर्जे का है। हर एक ऐसा कोई बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा किसान, कोई भी ऐसा किसान नहीं जो कर्जे में ना हो। तो हमारी एक मांग ये भी रहेगी, इस किसान कल्याण वर्ष में सरकार ये प्रयास करे कि हमारा किसान कर्ज मुक्त हो। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है जिसको कहा गया है कि अगर कर्ज में होगा किसान तो कैसे बढ़ेगा हिंदुस्तान। इस बारे में आपको भी विचार करना होगा। नो न्यूज ओनली व्यूज पर आज बस इतना ही। धन्यवाद।